गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन हम देखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पॉलीमर। देखिए पॉलीमर के जो बेस्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो मैंने अलग करके रखे हैं और इनमें से आप लोगों के कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग इन 10 में से 10 क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, देखिए पॉलीमर की जो क्लास है वो हमने पहले ही ले ली थी। अगर कोई विद्यार्थी मेरा ये वीडियो अभी अभी देख रहा है तो प्लीज़ पॉलीमर को एक बार रीड कर ले ताकि आपको थोड़ा इजी रहे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सत्य कथन चुनिए। यानी आपको सत्य कथन बताना है। इनमें से पहला है प्रत्यास्थ बहुलक में अंतराण्विक बल सबसे कमज़ोर यानी दुर्बल होते हैं। फिर सेकंड है ब्यूना अन एक कृत्रिम सहबहुलक का उदाहरण है। फिर तीसरा है कुछ फाइबर क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। और फिर चौथा ऑप्शन है ताप सह प्लास्टिक बहुलकों के अंतराण्विक बल रेसा यानी फाइबर में लगने वाले बलों से अधिक प्रबल होते हैं। तो देखिए हमें सत्य कथन चुनना है। देखिए ए ऑप्शन आप लोग जानते हैं प्रत्यास्थ बहुलक में हमेशा अंतराण्विक बल हमेशा कमज़ोर होता है। ध्यान रखना, प्रत्यास्थ बहुलक में अंतराण्विक बल क्या होता है? कमज़ोर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर देखिए आप लोग बी ऑप्शन देखिए, ब्यूना एन एक कृत्रिम सहबहुलक का उदाहरण है। हाँ जी, एकदम करेक्ट है। ये जो ब्यूना एन होता है वो एक कृत्रिम बहुलक ही है और कृत्रिम बहुलक में भी वो सहबहुलक का एक प्रकार है। फिर देखिए हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, कुछ रेसे क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। हाँ जी, ये भी राइट है, कुछ रेसे जो हैं वो क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। फिर देखिए फोर्थ ऑप्शन ताप सह प्लास्टिक बहुलकों के अंतराण्विक बल रेसों में लगने वाले बलों से अधिक प्रबल होते हैं। ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग है। यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, जबकि तीनों क्या है? एकदम सही है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो गया? ए, बी एंड सी, यानी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है कम घनत्व वाली पॉलीथीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कम घनत्व वाली पॉलीथीन पढ़ा रखा है हमने, उच्च घनत्व और कम घनत्व। तो देखिए जो कम घनत्व वाली पॉलीथीन होती है उसका सत्य कथन नहीं है। इसका उपयोग बाल्टी और डस्टबिन बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण उच्च दाब पर होता है। यह विद्युत का दुर्बल चालक होता है। इसके निर्माण में ऑक्सीजन या पेरोक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक की भांति किया जाता है। देखिए चौथा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, थर्ड भी एकदम करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। लेकिन आप लोग जानते हैं कभी बाल्टी व डस्टबिन कम घनत्व वाली पॉलीथीन से नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन क्या है? एकदम करेक्ट है, यानी सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन सत्य नहीं है, तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक कर लीजिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन सेल्यूलोज, नाइलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा प्राकृतिक रबर में से किस में अंतराण्विक बल सबसे दुर्बल होते हैं? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा? प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? सबसे दुर्बल। सेल्यूलोज, नाइलोल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा प्राकृतिक रबड़ में से किस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृतिक रबड़ में सबसे कम अंतराण्विक बल होता है, यानी प्राकृतिक रबड़ सबसे दुर्बल होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है कौन सा कृत्रिम बहुलक प्राकृतिक रबड़ से मिलता जुलता होता है? तो देखिए आप लोग जानते हैं जो क्लोरोप्रीन होता है, क्या क्लोरोप्रीन वो क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ से 90% मिलता जुलता होता है। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक रबड़ और क्लोरोप्रीन को। तो चौथे में आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चे लोग पहले तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, फटाफट से हेल्प कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है टेरिलिन एक संगनन बहुलक है जिसमें एक मोनोमर इकाई इथाइलिन ग्लाइकोल होती है
तो दूसरी मोनोमर इकाई क्या होगी। मैंने पहले ही बताया था जब पॉलीमर हम स्टार्ट कर रहे थे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला कि आपको किसी भी पॉलीमर की मोनोमर इकाई याद करनी ही पड़ेगी। तो देखिए टेरिलीन की एक मोनोमर इकाई तो हो गई इथाइलिन ग्लाइकोल। पूछा क्या है, दूसरी मोनोमर इकाई, और आप लोग जानते हैं टेरिलीन की दूसरी मोनोमर इकाई होती है टरथेलिक एसिड, यानी टरथेलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल मिलके टेरिलीन बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आइसोप्रीन का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। आइसोप्रीन, अभी अभी बोला आइसोप्रीन और प्राकृतिक रबड़ को हमेशा दोनों को साथ में याद रखो। आइसोप्रीन नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, प्राकृतिक रबड़, और प्राकृतिक रबड़ नाम आते ही क्या याद आना चाहिए, आइसोप्रीन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन दोनों याद रखो आप। जैसे ही आया प्राकृतिक रबड़ तो क्या याद आना चाहिए, क्लोरोप्रीन या आइसोप्रीन। तो यहाँ पे आइसोप्रीन का उपयोग करके हम प्राकृतिक रबड़ बना सकते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है पीवीसी का तात्पर्य पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, हाँ जी सही है। बी ऑप्शन है ब्यूनास का तात्पर्य प्राकृतिक रबड़ से होता है, नहीं। सी ऑप्शन है पीटीएफई का तात्पर्य टेफ्लॉन से होता है, हाँ जी सही है। चौथा है पीएमए का तात्पर्य पॉली मेथिल मेथाइक्राइलेट से होता है, हाँ जी यह भी सही है। यानी गलत क्या हो गया, ब्यूनास का तात्पर्य प्राकृतिक रबड़ से होता है, ये क्या है, गलत बात है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक जैव बहुलक है, यानी आप लोगों को बताना है प्राकृतिक जैव बहुलक कौन सा है चारों ऑप्शन में से। तो बिना ऑप्शन देखे ही आप लोगों को डीएनए याद आना चाहिए। प्राकृतिक जैव बहुलक क्या है, डीएनए। हेडिंग है सीधी सी बुक के अंदर कि प्राकृतिक जैव बहुलक डीएनए, समझाइए। तो ये तो भूलना ही नहीं है, और ये आपके एग्जाम में 101% पूछा जा सकता है। तो बिना ऑप्शन देखे आंसर क्या होगा, डीएनए। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा रखा है। देखिए योगात्मक बहुलक का उदाहरण इनमें से देखिए कौन सा होगा, पॉलीथाइलिन, पीवीसी और एक्रिलॉन। ये क्या है, योगात्मक बहुलक के तीनों सेट सही हैं। जबकि पहले ऑप्शन में देखिए कुछ ना कुछ कहीं पे गड़बड़ है। कहीं पे देखिए ब्यूनास, नाइलॉन और पॉलीब्यूटाइलिन भी लिखा है, यहाँ पे भी नहीं है। पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइनिल, टेरिलीन यहाँ पे भी नहीं है। राइट कौन सा है, पॉलीथाइलिन भी योगात्मक है, पीवीसी भी योगात्मक है और एक्रिलोन भी योगात्मक बहुलक का उदाहरण है, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पॉलीथाइलिन, पीवीसी एंड एक्रिलोन। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्न में से पॉलीमेथिल मेथाइक्राइलेट की संरचना क्या होगी। तो देखिए संरचना का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आज तक तो नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है। तो 10 नंबर में देखिए आपको स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी। ये आपको बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बुक में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है पॉलीमेथिल मेथाइक्राइलेट की संरचना। देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, या आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं पॉलीमेथिल। तो मेथिल मेथाइक्राइलेट, और एक्राइलेट क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। तो आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।